नमस्कार, पॉइंट टू पॉइंट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रीना झा बालियान। पॉइंट टू पॉइंट में आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ज्वालापुर से बीजेपी विधायक सुरेश राठौर जी। सुरेश राठौर जी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं, राजनीतिक करियर भी इनका काफी लंबा रहा है। इन्हीं से हम खास यहाँ पर बातचीत करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। ज्वालापुर से सर आप बीजेपी विधायक हैं। सबसे पहला मेरा सवाल यही कि 2017 में आप यहाँ से विधायक बने, अपने इतने कार्यकाल में आप अपने काम से कितने संतुष्ट हैं और आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना काम किया? रीना जी, जो विधानसभा मेरी ज्वालापुर है वो घाट क्षेत्र, उसमें अधिकांश क्षेत्र आता है और अधिकांश से लक्सर से लगाकर बिहारीगढ़ तक मेरी विधानसभा लगभग 56 किलोमीटर की दूरी है और उसका विकास अभी तक पूरा नहीं हुआ था। इसी दृष्टि से हम जितने भी काम करते चले जा रहे हैं निरंतर, अब लोगों में राहत है। 10 पुलों का निर्माण कराया भारत सरकार के माध्यम से। अभी 8 पुलों के निर्माण के लिए हमने भारत सरकार से मांग कर रखी है, उसका सीआरएफ से पैसा बन के आ गया है और संभवतः ये सारे पुल वहाँ पे बन जाएंगे तो विकास की गंगा घाट क्षेत्र के अंदर पहली बार चलेगी। ठीक है, तो विकास की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आपके विधानसभा क्षेत्र की तरफ देखते हैं सर, तो ऐसा क्यों लगता है कि विकास अभी भी कोसों दूर है? ऐसा क्यों? मैंने पहले ही कहा कि घाट क्षेत्र है, इसकी ओर पहले सरकार का ध्यान गया ही नहीं। इस घाट क्षेत्र के विकास की दृष्टि से मैं हमेशा एक लंबे समय से आवाज़ उठा रहा हूँ। घाट विकास परिषद भी बनी, वहाँ के लोगों ने तमाम बातें की। पीने के पानी की समस्या सबसे ज़्यादा वहाँ पर भयंकर बनी रहती है। सड़कें बेहाल थी, सड़कों का निर्माण हमने अभी कराया। अभी लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा की सड़कें हमने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बनाई हैं और लगभग 140 करोड़ रुपये पिछली बार हमने भारत सरकार के द्वारा अपने क्षेत्र में लगाने का काम किया है। शिक्षा की दृष्टि से अभी 84 लाख रुपया बंजारे वाले को मिला है, 84 लाख रुपए के करीब बुग्गा वाला को मिला है। इसी तरह से 2-3 विद्यालयों को हमने विकास की तरफ लाने का काम किया है। उस क्षेत्र में बहुत विकास की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि सड़कें बनाई, पानी की समस्या दूर की गई है, बिजली की समस्या दूर की गई है, लेकिन अगर हम आज भी आपके विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसे गांव का नाम लें जहां पर स्वतंत्रता के 70-71 साल बाद भी, आजादी के 70-71 साल बाद भी वहां पर सड़क नहीं पहुंच पाई है सर, आखिर क्यों? क्या वजह मानते हैं? उसको प्रस्तावित भी मैं नहीं किया, पहली बार है। झड़ियान गाँव है मेरे क्षेत्र के अंदर, आज तक किसी की निगाह ही नहीं गई थी। पहली बार मैंने वहाँ के लिए सड़क मंजूर कराई है। वो लोग सड़क से बेहाल थे, पानी के लिए बड़ी दिक्कत थी, पुलिया नहीं थी। अभी एक पुल का निर्माण करके उसको खेड़ी सुकोपुर से मैंने जोड़ने का काम किया और वो लगभग 4 किलोमीटर की सड़क जो मैंने लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत कराई है, उसका निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला है। लेकिन 2 साल तो आपके कार्यकाल को होने वाला है सर, लेकिन ऐसा ना, एक विधायक के रूप में, और 2 साल मुझे लगता है कि काफी हो जाते हैं काम करने के लिए। वो भी ऐसे मूलभूत सुविधाएं। मैं कह रहा हूँ बहुत काम हुए और खेड़ी सिकोपुर तक हमने तमाम पैसा लगाया, एक एक सड़क, क्योंकि ये उसी का हिस्सा है और इसकी दूरी काफ़ी है, इस पे बजट भी काफ़ी लगना है। तो हमने तब से लेके अब तक दौड़ रहे थे, तो पैसा उसका स्वीकृत हो गया और मैं समझता हूँ मार्च से पहले पहले सड़क का निर्माण हो। लेकिन सड़क का निर्माण जैसे कि आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर ईंट के खड़ंजे बनाए जा रहे हैं जो कि सालों पहले तैयार किए जाते थे। ये एक कड़वी सच्चाई है सर, ये कड़वी सच्चाई है। ये झीमरेड़ी गांव जिसकी बात कर रहे हैं, हमने पक्की सड़क बनाने की बात की है। तो ईंट के खड़ंजे कहाँ तैयार किए जा रहे हैं? ईंट का खड़ंजा पुराना लगा हुआ है, 60-70 साल पहले। ईंट का खड़ंजा जिसपे बना हुआ है 60-70 साल पहले बना होगा, उसके ऊपर हम सड़क के निर्माण की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या वजह है कि ये कहा जाता है कि सुरेश राठौर जी वादे तो करते हैं लेकिन वादे करके भूल जाते हैं? आदत है क्या सर आपकी? जनता को हमेशा, जो जनता ने जिस कसौटी वो उतारा है, मैंने कहा उत्तराखंड की सबसे बीएड विधानसभा अगर कहीं है तो मेरी विधानसभा है। उसमें लगभग मैं समझता हूँ 5,000 करोड़ रुपए लगे तब जाके वो विकास की तरफ दौड़े, क्योंकि हमने उसको केंद्र सरकार की माध्यम से उसको रोशनाबाद से लेकर बिहारीगढ़ तक सड़क का निर्माण हो गया। लोगों की स्थिति बदल गई। आज देहरादून के लोग जाकर वहाँ फार्म हाउस बना रहे, ये केवल सुरेश राठौर की बदौलत है। तो अगर ऐसा आरोप आप पर लग रहा है कि आप वादे करके भूल जाते, तो क्या इसे आप गलत कहेंगे? वो जो लोग नकारात्मक आरोप लगा रहे हैं तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये आरोप जनता के साथ साथ एचएलएन भी लगा रहा है सर। नहीं, मैं नहीं कहता। आपने जब
किसी बात को कहा है, मैंने उसको मुस्तैदी से उठाया। अनेकों बार आपने भी जागरूक करने का काम बिल्कुल, किया। और इसी मुद्दे पर भी मैं आने वाली थी। आपको याद होगा हमारा कार्यक्रम चलता है कब बदलेगी तस्वीर, उसमें हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं। आपको याद होगा कि खेड़ी की यहाँ पर अगर बात करें खेड़ी शिकोहपुर के सरकारी स्कूल के पास जो सड़क है वहां पर उसकी खस्ता हाल को लेकर इस मुद्दे को हमने प्रमुखता के साथ उठाया था। आपका फोन भी बाकायदा लिया गया था। आपने फोन लिया था, लेकिन वो 500 मीटर का टुकड़ा आज बन के तैयार हो रहा है। नहीं, आपने वादा किया था 2 महीने के भीतर आप यहाँ समस्या से दूर कर देंगे। आज 8 महीने बीत गए हैं सर, नहीं, लेकिन अभी भी तस्वीर नहीं बदली है। तस्वीर बदल गई, काम शुरू हो गया। मैं बता रहा हूँ, उस स्कूल का 500 मीटर का टुकड़ा काम शुरू हो गया, और खेड़ी शिकोहपुर के अंदर एक एक टुकड़े को हम बनवा रहे हैं। वो गांव हमने गोद लिया हुआ है, और सांसद महोदय ने भी गोद ले रखा, क्योंकि उसमें मेरा वोट नहीं है। हम वोटों की राजनीति नहीं करते। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, फिर भी हमने उसी गांव को गोद लिया, क्योंकि वो विकास से कोसों दूर था। हमने विकास में उसको शामिल करने के लिए हमने उस गांव के ऊपर विशेष जोर लगाया कि वहां पे विकास क्या वजह मान रहे हैं कि आप वहां से विधायक हैं, विधायक के रूप में भी आपने जैसे कहा कि आप काम भी कर रहे हैं, सांसद महोदय ने भी वहां पर उस गांव को गोद लिया हुआ है, उसके बावजूद भी समस्या कम क्यों नहीं हो रही है? अभी सर, तो क्या कारण आप मान रहे हैं? 4-5 महीने गोद को लिए हुए हैं सांसद महोदय ने। लेकिन आपके विधायक को तो सर 2 साल पूरे होने वाले हैं। 2 साल का समय इतना पर्याप्त नहीं होता। हाँ। धन की आवश्यकता है। जब तक पूरा धन नहीं लगा, मैंने कहा कम से कम मेरे क्षेत्र में 5000 करोड़ रुपया लगे, पूरा प्रोजेक्ट बने, घाट क्षेत्र की तस्वीर तब बदलेगी। मैं जब से विधायक बना हूं, मैं पहली बार कहा था जिस दिन मैं विधायक बन के जा रहा हूं, लोग अपने घरों से चढ़कर फोटो खींच ले। आज वो फोटो खींच कर देख ले 2 साल के अंदर कितना परिवर्तन हुआ। 2 साल पहले जो हालात थे, आज वहां से मोटर वाहन गुजरने लगे, सड़कें बन गई हैं, पूरी NH बनने वाला है, राज्य स्तर का सड़क हमारी बन गई है, तैयार है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की समस्या नहीं है, बिजली की समस्या नहीं है, पानी की समस्या नहीं है। लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं आता है। अगर हम वाटर टैंक की बात करते तो वाटर टैंक जो है धूल फांक रहे हैं, खड़े हैं, काम नहीं कर रहे। रीना जी, मैं सरकार के ऊपर दबाव डालकर 25 हैंडपंप सौर ऊर्जा के स्वीकृत कराए जी, जो मेरे घाट क्षेत्र में लग रहे हैं। इससे पहले कभी नहीं लगे। मैंने सरकार के ऊपर जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की थी, मैंने पानी की समस्याएं बताई थी। उसके तहत उन्होंने अपनी घोषणा के अंदर 50 हैंडपंप जो सौर ऊर्जा से चलेंगे उस घाट क्षेत्र को दिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बधाई देता हूं। मेरे क्षेत्र में मैंने कहा सड़कें तो बराबर बन रही हैं, बराबर प्रपोजल जा रहे हैं, काफ़ी सड़कें हमने बना दी हैं, बहुत सारी सड़कें अभी बाकी हैं। 10 पुल हमने बना दिया, 8 पुलों का निर्माण होने वाला है, काम शुरू होने वाला है। एक में 22 लाख रुपये हमने दे दिया। तो इस तरह से सारे काम हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये 5 साल पूरे होने से पहले हम विकास की पूरी करण उस क्षेत्र में लगा। अच्छा, इतना काम आप कर रहे हैं, फिर आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता खुश क्यों नहीं है आपसे? जनता तो दूसरे लोग भी होते हैं, दूसरे दलों के लोग होते हैं। कौन से लोग हैं जो नाराज हैं मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरे पास सुविधाएं नहीं मिल रही हैं सर। मैं तो इतना जानता हूं कि लगभग जाहिर बात है कि वही लोग रो रहे हैं, वही लोग सवाल उठा रहे हैं, वही आरोप भी लगा रहे हैं। मैं बताता हूं, लगभग 1000 लोगों से मैं प्रतिदिन अपने क्षेत्र में मिलता हूं, कम से कम सुबह से लेकर शाम तक तांता लगा रहता, और सबकी समस्याओं को निदान करने का काम करता हूं। अगर कोई दूसरा व्यक्तिगत नाराज होगा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, या दूसरे दल के लोग नाराज होंगे, आरोप लगाएंगे, तो मैं उनकी बात को कह नहीं सकता। मेरे जो मतदाता हैं वो मेरे से नाराज नहीं है, और होंगे तो उनको मनाएंगे, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, उनके सेवा के लिए हम आए हैं। कुछ ऐसे ही वादे आपने वन गुजरों से भी किए थे जो आज खुले आसमान के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या यहाँ पर नहीं लगता कि आपने वादा खिलाफी की? वादा आपने किया लेकिन वादे से आप मुकर गए, क्या फिर से भूल गए? देखिए, मैं अपने वादों पे कायम हूँ। वो लोग पहले वन क्षेत्र के अंतर्गत रहते थे, अभी उनको भूमि आवंटित नहीं है। भूमि आवंटन का काम राजाई पार्क के द्वारा किया जा रहा है। अभी मैंने उनको हाल में स्वीकृत जो 200 परिवार ऐसे लोग हैं, लगभग 186 परिवार हैं, उनको मैंने सौर ऊर्जा की उनकी स्वीकृत कराई है, ताकि उनको बिजली मिले, और उनकी बस्ती जब बन जाएगी तब उनको भूखंड मिलेंगे, तब उनका विस्तारीकरण होगा। ठीक है, आपके क्षेत्र में कई यहाँ पर अगर हम बात करें तो वन ग्राम है, आपके क्षेत्र में कई वन ग्राम है जहां पर आज तक भी बिजली नहीं पहुंची है। क्या माना जाए कि आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाता, या काम करने का मन नहीं करता उस तरफ? HNN को जानकारी होनी चाहिए। मैंने 200 परिवारों को
टीरा के अंदर जहां बिजली नहीं जा सकती थी, राजाई पार्क के अंतर्गत आते हैं, उनको सौर ऊर्जा पूरे डिपार्टमेंट के साथ में एक एक घरों के अंदर सौर ऊर्जा लगवाने का काम मैंने किया। आज़ादी के बाद पहली बार उनके घरों में बिजली पहुंची है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए, बधाई देनी चाहिए। नहीं तो और भी तो बाकी है ना, और वहां पर बाकी होना बाकी है कि नहीं बाकी है, ये तीन बताइए। गांव है, रसूलपुर, हरिपुर टोंगिया और टीरा। टीरा के अंदर बिजली नहीं जा सकती थी, बाकी रसूलपुर के अंदर बिजली है और हरिपुर के अंदर बिजली है। केवल एक गांव शेष था, उसमें मैंने बिजली पहुंचा दी। तो अभी पूरा बिजली की जो समस्या है वो खत्म है, 100% विद्युतीकरण हो गया, सुविधाएं मिल रही हैं बिजली की। बिल्कुल हो गया एक एक परिवार में। अच्छा, जो एचएनएन से शिकायत करते हैं तो क्या तो वो शिकायतें गलत है? मैं आपको जो बात कह रहा हूं उसकी पुष्टि कर रहा हूं, आप इसकी जानकारी ले लें। 200 परिवार थे, एक्सएन, एससी, डीजीएम सब लोग मिलकर मैंने अपने आप विद्युतीकरण करा गया। इस बात को भी मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ 9 से 10 महीने हो गए, वहाँ पे विद्युतीकरण हो गया। मेरे क्षेत्र में विद्युतीकरण का कोई गांव ऐसा शेष नहीं है, ना तोक है ना टोंग है, कुछ नहीं शेष। ठीक है, जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी तब अवैध खनन को लेकर आप बहुत ही जोरों शोरों से सरकार पर आरोप लगाने का काम करते थे। अब क्या हुआ? अब आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, तो आप चुप क्यों बैठ गए? मैं चुप नहीं बैठ रहा हूँ, मैं बराबर मांग कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, अवैध खनन जारी है, इससे मैं मुकरूंगा नहीं। ऐसे लोगों के विरुद्ध दंडित कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं अवैध खनन को मना नहीं कर रहा, मेरे क्षेत्र में जो लोग अवैध खनन कर रहे हैं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, ऐसी मांग को मैंने माननीय सीएम को जानकारी दे दी है। हाँ। जिन अधिकारियों की आंखों के नीचे ये अवैध खनन का काम चल रहा है उसको निश्चित रूप से रोकना चाहिए। मैंने आज भी आगे किया। तो क्या आपकी बात नहीं मानी जा रही? नहीं मानी जाएगी, निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों को हटाया जाएगा। कब हटाया जाएगा? हटाएगा, जल्दी हटाएगा। आज भी देखिए, आज भी मैंने आरोप लगाना सर आप भी मानते हैं बहुत आसान होता है। मैंने सुनो, मैं बताता हूँ नीना जी, आज भी मैंने अपने उच्च अधिकारी को कहा कि ऐसे अधिकारी लोग हैं जो अवैध खनन करा रहे हैं, दिन रात अवैध खनन चल रहा, मैं इसे कतई बरतूंगा नहीं। ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। नहीं, बढ़ता जा रहा है, निश्चित रूप से बढ़ रहा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को अंकुश लगाया जाना चाहिए और जो लोग हैं पीछे छुपे हुए उनको भी सामने। सर आपको तो ऐसी बातें कहनी भी नहीं चाहिए कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कह रहा हूं मैं अपनी बात से नहीं दिखाना चाहिए, आपको करके दिखाना चाहिए। मैं करूंगा ही, क्योंकि आपकी सत्ता मैं निरंतर कर रहा हूं, विधायक हैं, मैं निरंतर कर रहा हूं, मैं निरंतर कर रहा हूं। हाथ में बागडोर है तो दिक्कत है, मैं निरंतर कर रहा हूं। मैंने अपने मुखिया को बता दिया और मैंने जानकारी दे दी अपने मुखिया को। तो क्या मुखिया ध्यान नहीं दे रहे? निश्चित रूप से ध्यान दे रहे हैं उन्होंने। आज भी मेरे से होने वाली है, आजकल में कार्रवाई होने वाली। अभी भी मेरे को जानकारी मिली थोड़ी देर पहले जब मैं आपके आ रहा हूँ कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई, क्योंकि आज मैंने उच्च अधिकारी को भी कहा ऐसे लोग हैं जो अपनी आंखों के नीचे जानबूझ के अवैध खनन कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता एक विधायक के रूप में आपको तमाम जानकारियां हैं, कौन से अधिकारी क्या कर रहे हैं, किसकी मिली भगत है, तो आप एक्शन लीजिए ना, स्वतः संज्ञान लीजिए। उचित प्लेटफॉर्म पर मैंने कह दिया है और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको 1-2 दिन के अंदर सूचनाएं मिल जाएगी कि इस पे अंकुश लगा। लेकिन आपकी बातों से क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शिकायत तो रखते हैं सही प्लेटफॉर्म पर, लेकिन वहां पर सही तरीके से सुनवाई नहीं होती है। ऐसा मैं नहीं मानता। सीएम साहब सबकी सुनते हैं और मैंने उनकी जानकारी में डाल दिया है कि ऐसे ऐसे इन लोगों को हटाया जाना जरूरी है, जो लोग कर रहे हैं उनको दंडित किया जाना। तो आपने तो अपना काम कर दिया, लेकिन सुनवाई भी तो होनी चाहिए ना? निश्चित रूप से होगी और सुननी चाहिए। 2 साल का वक्त हो गया सर आपको अपने क्षेत्र में, लेकिन ये शिकायत अभी हल की है। ये शिकायत अभी हल की है। ये शिकायत अभी हल नहीं तो आप तो कांग्रेस पर आरोप लगाते थे ना हमेशा अवैध खनन को लेकर। मैं आज भी मैंने आरोप नहीं लगाया क्या आपको? मैं अपनी बात से मुकर नहीं रहा हूँ। जो अधिकारी अवैध खनन करा रहे हैं उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन सर जैसे ही आपकी सरकार आई आपको तो स्वतः संज्ञान लेकर एक्शन ले लेना चाहिए था, इतना तो वक्त भी नहीं लगना चाहिए। 2 साल का समय आपकी सरकार को होने जा रहा है ऐसे लोगों और अगर इतने समय में एक्शन न लेना तो कुछ और ही ऐसे लोगों को हटाया गया है, निश्चित रूप से हटाया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि ऐसे दंडित किया जाएगा ऐसे अधिकारियों को जो लोग इसमें शामिल हैं। सुरेश राठौर जी, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे थे अवैध खनन को लेकर, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आप कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत है कि एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ बात कर देने से क्या आपको लगता है कि वाकई एक्शन हो जाएगा? निश्चित रूप से माननीय सीएम साहब संज्ञान लेते हैं, ऐसी बात नहीं। आज भी मैंने उनको कहा है और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि जल्दी उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होगी, उनको हटाया जाएगा, उनको दंडित किया जाएगा। आपके क्षेत्र के बुग्गावाला की हम बात कर रहे हैं, वहां पर सबसे ज्यादा अवैध खनन चरम पर है,
जानकारी है आपको इसकी? बुग्गा वाला में तो अवैध खनन नहीं होता, लेकिन उसके आसपास के जो गांव है बंजारा वाला, उसको भी बुग्गा वाला ही माना जाता है। बंजारा वाला क्षेत्र के अंदर, बन वाला क्षेत्र के अंतर्गत इस तरह की घटनाएं निरंतर हैं और वो बड़ा चालाकी से करते। तो कार्रवाई के नाम पर अभी तक क्या मैंने कुछ काम हुआ, आप मुझे ये बता पीछे भी एक दिन मैंने जब अवैध खनन हो रहा था, बहुत बड़े अधिकारी थे, वो रिटायर अधिकारी थे, उनके क्षेत्र में वो अवैध खनन हो रहा था। जैसे ही मुझे फोन के ऊपर सूचना मिली, मैंने डीएम साहब को फोन किया और डीएम साहब ने रात ही तत्काल में वहां पर छापा डालकर उन लोगों को बंद करने का काम किया। जब जब सूचनाएं मिलती है हम ऐसी कार्रवाई। लेकिन पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई के नाम पर तो सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लेते हैं, आज तक किसी के खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ? ये आपकी बात हो सकती है कि बहुत सारे अवैध खनन जो करने वाले लोग हैं, जो डंपर में जाते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई अभी बहुत कम हुई है। और मैंने सीएम साहब को एक सुझाव भी दिया था कि सीधी रॉयल्टी जो लगाई जानी चाहिए वो पक्के माल के ऊपर लगा दी जाए, ताकि अवैध खनन रुक जाए। इसके ऊपर नीति बना के अगर हम पक्के माल के ऊपर रॉयल्टी लगाएंगे तो खनन चोरी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आश्वासन आप दे रहे हैं कि अवैध खनन पर क्या और कितनी जल्द कदम उठा लिया कार्रवाई जाएगा? होगी, निश्चित रूप से जल्दी कार्रवाई होगी। मैं समझता हूँ तत्काल इसके ऊपर कुछ ना कुछ, यानी कि उम्मीद कर सकते हैं कि दोबारा से अगर इस मुद्दे पर सवाल आपसे किया जाता है तो कार्रवाई हो जाएगी। निश्चित रूप से धरने पे बैठ जाऊंगा, याद रखिएगा सर, निश्चित रूप से धरने पे बैठ जाऊंगा। ठीक है, धरने से मुझे याद आता है कि एक बार फिर आपने ऊर्जा विभाग के खिलाफ धरने पर आप ग्रामीणों के साथ बैठे थे, क्या कुछ वो पूरा मामला था? तुरंत तत्काल ऐसा हुआ, बिजली अधिकारियों की गलती थी, जेई ने वहां पर तार को ठीक से नहीं लग कसा था, बस टकरा गई, बस के अंदर कई सारे लोग झुलसे। मैं धरने के ऊपर बैठा और उसको तत्काल उसी समय बैठकर धरने के ऊपर सस्पेंड करा और लोगों को मुआवजा दिलाने का काम किया। जनता हमारे साथ है, हम जनता के साथ। तो ऐसा ही कुछ हमें अवैध खनन में भी देखने को निश्चित रूप से मैं बैठूंगा, अगर ये नहीं रुका तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, निश्चित रूप से मैं अवैध खनन के बारे में धरने के ऊपर बैठ जाऊंगा, पूरी टीम को लेकर बैठ जाऊंगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं। साल 2012 में आपने भगवानपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा था, क्या माना जाए हार का सामना आपको करना पड़ा, क्या वजह आप उसके पीछे देखते हैं? हार और जीत दोनों लग रही थी। मेरा क्षेत्र ज्वालापुर था, मेरे को संगठन ने जबरदस्ती वहाँ पे भेज दिया, आदेश कर दिया, तो हमें मानना था। और वो मेरा क्षेत्र ना होने के कारण लोग 20-21 दिन का समय मिला, लोग हमें समझ नहीं पाए। इसलिए हार और जीत दो एक चीज़ हैं। जो मेरे सामने चुनाव लड़ने वाला था वो वहाँ का स्थानीय व्यक्ति था, तो वो जीता, मैं हारा। दो ही पक्ष होते हैं, एक जीत या हार। तो हमने अपनी हार को स्वीकार किया था, हमने चुनौती दी थी। हमने 2017 में फिर वही अपना जो परचम लहराना था, ज्वालापुर में आए, वही सीट हम 21 वोटों से हारे थे लोकसभा में, हम उसको 5700 वोटों से जीत के आए। तो जनता का अपार स्नेह, सहयोग, प्यार, आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा। विवादों से कहते हैं कि आपका नाता रहा है। कुछ समय पहले एक बार फिर आप विवादों में आ गए थे जब आपने अपनी बेटी की शादी की थी और शादी के कार्ड पर आपने उत्तराखंड सरकार का लोगो लगाया था, उस पर काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था। आपने ये कहा कि इसमें हर्ज क्या है, क्या आप उसी जवाब पर कायम है अभी भी? निश्चित रूप से आपको विधानसभा अध्यक्ष से मालूम करना चाहिए, विधानसभा सचिव से मालूम करना चाहिए, लोकसभा सचिव से मालूम करना चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष से मालूम करना चाहिए। आज भी जो मेरे पास कार्ड आए हैं, नए साल के आए हैं, उसके ऊपर लोगो क्यों लगा है? क्यों सरकार के लोगो लगे हैं? वो भी तो व्यक्तिगत कार्ड है। मैं अगर किसी को व्यक्तिगत कार्ड भेजता हूं तो वो मेरी बेटी नहीं थी, वो सरकार की बेटी थी। उसका ना माँ थे ना बाप थे। मैंने सरकार की बेटी समझते हुए उसका कन्यादान करने का काम किया। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव के दौरान रामनाथ कोविंद के प्रस्तावक आपको बनाया गया था, कैसा महसूस आपने उस समय किया? देखिए, रामनाथ कोविंद जी ने और हमने 1992 से एक साथ काम किया। संगठन में वो उत्तर प्रदेश के अंदर उपाध्यक्ष थे, तो मैं प्रदेश के अंदर मंत्री था। और उनका प्यार, सहयोग बड़े भाई और छोटे भाई के नाते मिलता रहा। वो हमेशा हमसे स्नेह करते रहे। उन्होंने हमारा चयन किया प्रस्तावक के रूप में, तो अपने आप को गौरवशाली महसूस किया कि एक हमारे बीच का ऐसा व्यक्ति जो सरल, सभ्य और जिन्होंने अपनी शालीनता के साथ इस देश के अंदर काम किया, वो देश के सर्वोच्च पद पे बैठेगा। तो उसके लिए हमें अपने आप को गौरवशाली महसूस करना चाहिए कि हमारे बीच का एक व्यक्ति राष्ट्रपति बनकर गया रहा था, उसका प्रस्ताव बनकर हमारे लिए इतिहास के पन्नों में नाम लिखा गया। तो हमें भी गौरव की बात है और हमारे समाज के और क्षेत्र के लोगों को भी गौरव की बात है। ठीक है, लोकसभा चुनाव की बात करें, इसमें अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। ऐसे में बीजेपी की तैयारी क्या कहती है, क्योंकि 5 सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा है, तो क्या ये 5 सीटें बीजेपी की झोली में वापस आ रही हैं या फिर गंवाते हुए भी नजर आ रही हैं? बच्चे से सुन लो, बूढ़े से सुन लो,
हिंदू से सुन लो, मुसलमान से सुन लो, सिख से सुन लो, सबके दिल और दिमाग के ऊपर केवल नरेंद्र मोदी बीजेपी, नरेंद्र मोदी बीजेपी छाया हुआ। 5 सीटें हम यहाँ से जीतेंगे और उसकी योजना पूरी बन गई है। राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने गुल बजा दिया है और निश्चित रूप से उत्तराखंड की 5 लोकसभाएं बीजेपी के खाते में जाएंगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। आप ठीक है सुरेश जी, आपने यहाँ पर दलितों की बात की, इसलिए मुझे ये पॉइंट याद आ गया कि राजनीतिक दल, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्हें चुनाव के दौरान ही दलितों की याद क्यों आती है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमने देखा हरीश रावत जी जो हैं वो यात्रा निकाल रहे हैं, इसी दौरान दलित के घर जाकर चाय भी पीते हैं। तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि ये राजनीतिक दल जो है दलितों को अपनी ओर खींचने का काम जो करते हैं उसमें कामयाब वो हो जाते हैं? देखिए, हमारे अंदर बड़ा स्पष्टवादिता मैं कह रहा हूँ कि हरीश रावत आज 4.5 साल के बाद वोटों की राजनीति करने के लिए निकले हैं। 4.5 साल तक उनका दलित प्रेम कहाँ था? आज चुनाव आने वाले हैं तो लोकसभा चुनाव लड़ने की दृष्टि से वो अपने यहाँ दलित परिवार में, घर में जाकर चाय पीने का ढकोसला करते हैं। हम इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहते हैं कि ये नौटंकी अब हरिद्वार जिले के अंदर उनकी चलेगी नहीं, निश्चित रूप से नहीं चलेगी। दलित जान गया है। 5 तीर्थों का निर्माण नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के अंदर किया। 70 साल तक कांग्रेस ने कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं लिया। जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ, महू, उस स्थान को उन्होंने, जहां पर उनकी मृत्यु हुई 26 अलीपुर रोड दिल्ली, उस स्थान को, उसको भी विकसित करने का काम किया। तो आप लोग भी तो दलित के घर जाकर भोजन करते हैं, एक अभियान चलाया जाता है। तो ये राजनीतिक पार्टियां ना सिर्फ हम कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं बल्कि बीजेपी पर भी आरोप लगाया जा रहा है। रीना जी, आपको संज्ञान लेना चाहिए। देश का सबसे बड़ा दलित किसको मानेंगे? जिसने देश का संविधान लिखा, जिसने संविधान हमें लिखकर समर्पित किया। क्या कांग्रेस ने कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को या उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया? इस 70 साल के अंदर लगभग 60 साल तक कांग्रेस का राज रहा, 50 से 60 साल लेकिन यूपी के मुखिया तो कह देते हैं ना, एक भरी रैली में जनता को संबोधित करते हुए कह देते हैं कि हनुमान जी दलित थे। कहने दो। अब ये वोट बैंक की राजनीति नहीं तो सर और क्या है? क्षेत्र ये राजनीतिक नहीं है। हाँ। हनुमान जी को आप क्यों नहीं मानते? क्या जंगलों में रहने वाले वो आदिवासी थे? आप इस बात से गुरेज क्यों करते हैं? तो आप उनकी जाति बताएंगे क्या? क्यों? मैं जाति अरे आज भी दलित रहते हैं वहाँ। आज जहाँ जनजाति क्षेत्र है, जहाँ जनजाति के तो आपकी पार्टी के कुछ विधायक, कुछ मंत्री बता देते हैं कि वो ब्राह्मण थे, कुछ कह देते हैं मुसलमान थे, कुछ कहते हैं कि जाट थे, मुखिया जी कह देते हैं कि वो दलित थे। तो अब हनुमान जी की जाति बताने को लेकर कितना बड़ा खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ा 3 राज्यों की हिंदी बेल्ट के चुनाव में आप लोगों ने ये जो संत हैं, महासंत हैं, देवी देवता हैं, इनको जातिगत नहीं जोड़ना चाहिए। मैं नहीं कहता। उन्होंने जिसलिए दलित कहा होगा क्योंकि वो आदिवासी क्षेत्र के अंदर रहते थे, वानर थे, उस दृष्टि से उन्होंने उनको दलित की संज्ञा के रूप में जाना है। तो क्या उन्होंने सही कहा था? और निश्चित रूप से सही कहा होगा। आदिवासी क्षेत्र में रहते तो दलित है। अच्छा, आप समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल समर्थन करेंगे। लेकिन इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा आप लोगों को। कुछ नहीं, कोई खामियाजा नहीं होगा। क्या नहीं मानते कि ऐसे ही बयानों ने 3 राज्य आप लोगों के हाथ से छीन लिए, वो भी ये कारण ये नहीं, हिंदी भाषी राज्य नहीं, वो जो बेहद ही महत्वपूर्ण रखते हैं। अरे 15-15 साल जिनकी सरकारें, 20-20 साल जिनकी सरकारें हो गई, एंटी कम्बेंसी कहीं चली है। आज देश के अंदर फिर लोकसभा चुनाव। राजस्थान में तो 5 साल की सरकार थी ना सर। सत्ता परिवर्तन तो राजस्थान में 5 साल में हुआ, 15-15 में तो नहीं, उससे पहले भी हमारी सत्ता में हमारी सरकार रही है। आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं, जानकारी है पूरी। लेकिन आपने कहा 15-15 सालों का था। 2 सरकारें तो 15-15 साल की गई हैं। फिर राजस्थान तो मैं कह रहा हूँ वो एंटी कम्बेंसी हो गई है कहीं ना। लेकिन उन्होंने यही सोच के वोट दिया कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे। ये सबके मुख से निकला। ठीक है, कांग्रेस जो परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, क्या लगता है कि इससे बीजेपी को झटका लग सकता है? क्योंकि कोशिश उनकी यही है कि इस यात्रा के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की जो नाकामियां हैं, खामियां हैं, उन्हें जनता के सामने रखा जाए। रीना जी, कल्पना करके देखो कांग्रेस के पास सीटें कितनी हैं। देश के अंदर सरकार बनाने की बात कर रही है। आज प्रियंका गांधी को आज परिवारवाद को बढ़ावा देनी है। तो सारी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी भी तो 2 सांसदों से उठी थी। मैं कह रहा हूं, मैं 2 सांसदों से उठकर आज जनता के जनमानस के बलबूते, और उन्होंने 60 साल राज किया है। आज उनकी 76 सीटें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज प्रियंका गांधी को उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव बनाया। कल तक हम कहते थे कि परिवारवाद, एक ही बात, जवाहरलाल नेहरू हो गए, इंदिरा गांधी हो गए, राजीव गांधी हो गए, राहुल गांधी हो गए, सोनिया गांधी हो गए, एक परिवारवाद हमारे दल में नहीं है। फिर उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है और महासचिव बनाया है उत्तर प्रदेश का।
ये परिवारवाद को बढ़ावा देने का हम इसका विरोध करते रहे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसका विरोध करती रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका अपना ये समय हमें देने के लिए। और इसी के साथ पॉइंट टू पॉइंट में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।